हेलो फ्रेंड्स, टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। चैप्टर 10 है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इसकी जो रेंज है सेक्शन 129 से लेके 148। चैप्टर 9 कल हमने पढ़ा और चैप्टर 9 भी मेंटेनेंस की बात करता है, लेकिन वहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स इनकी बात थी। ठीक है। और चैप्टर 10 पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड है। व्हाट वाज द रेंज ऑफ चैप्टर 9? चैप्टर 9 की जो रेंज थी 125 से लेके 128 और चैप्टर 10 की रेंज 129 से 148। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस सेक्शन में यानी चैप्टर 10 में जो हमारा अप्रोच रहेगा पढ़ने का वो ये है कि हमको मार्जिनल नोट सारे पता होने चाहिए, मीनिंग देयर बाय कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको पता होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ इसमें पूछी जाती है कि चैप्टर 10 का जो ऑर्डर है वो कौन पास करता है, यानी पर्टिकुलर सेक्शन में अभी हम देखेंगे उसको डिटेलिंग में। आपको बस ऐसे एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस चीज़ से रिलेटेड ऑर्डर कौन सा अथॉरिटी पास कर रहा है। मजिस्ट्रेट पास करता है या ईएम पास करता है या जो एसडीएम है वो पास करते हैं, कौन पास करता है। तो वो कुछ कुछ एरियाज़ हैं वेरी इंपॉर्टेंट आपका पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वही सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो देखो पहले मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बता देती हूँ। जैसे 129 इज़ इम्पॉर्टेंट, 130, 31, 32 ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखो सारे हैं सेक्शन, हमको जैसे होता है ना बेयर एक्ट से पढ़ना है तो सारे सेक्शन ही पढ़ने हैं, बट कुछ कुछ है जिसमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना है कि उसके मेन पॉइंट्स ना छूटें। 144 तो सबको ही पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन न्यूज़ में रहता है कि धारा 144 लग गई, तो यहाँ आपको पता चलेगा धारा 144 क्या होती है एक्चुअली। ठीक है, 133 हो गया, 139 है, 143 है ना, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। चलो देखते हैं, रेंज याद रखना 129 से लेके 148। 148 इज़ इम्पॉर्टेंट, बस इतना ही पूछेगा लोकल इंक्वायरी किस में दिया हुआ है, तो 148 है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सेक्शन 129 में क्या है, डिस्पर्जल ऑफ असेंबली बाय यूज़ ऑफ सिविल फोर्स। सिविल फोर्स का यूज़ करके असेंबली अगर कहीं पे क्रिएट हुई है, यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने इकट्ठा होकर अगर कहीं पे पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो असेंबली है उसको डिस्पर्स कराया जाएगा विद द यूज़ ऑफ सिविल फोर्स। तो कौन अथोराइज है या ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर पास करने के लिए, बस आपको यही ध्यान रखना है। देखो पूरा जो सेक्शन है उसको आप बेयर एक्ट से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क कराऊंगी कि ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, दैट्स इट। बाकी बेयर एक्ट से आप ज़रूर से एक दो बारी अगर पढ़ लेंगे पूरे सेक्शन को, तो कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी को पावर है टू पास द ऑर्डर, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। इसमें कौन इंक्लूडेड नहीं है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, दे आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेक्शन 129 जहाँ पे डिस्पर्स कराना है असेंबली को बाय यूज़ ऑफ सिविल फोर्स, वहाँ पे कौन सी अथॉरिटी को पावर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कौन इंक्लूड नहीं करता है अंडर सेक्शन 129, मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये हो गया। 130 देखो, यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। मान लो बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन हो गई कि सिविल फोर्स से असेंबली को संभालने में प्रॉब्लम है, तो आर्म्ड फोर्सेस को कभी कभी देखते हो ना सेना को बुलाया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन कॉल करेगा, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 129 में तो सिर्फ सिंपली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया है, बट 130 में ईएम ऑफ हाईएस्ट रैंक। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा बहुत कम फोर्स उन्हें यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ कर सकते। और अगर सिचुएशन ऐसी अराइज होती है कि इंजरी क्रिएट करनी पड़े, तो भी बहुत कम इंजरी क्रिएट करेंगे किसी पर्सन और प्रॉपर्टी को। ऐसा नहीं कि उन्हें पूरी फ्रीडम है कि जो मर्जी वो कर लो असेंबली को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 131, पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स हैं उनकी पावर के बारे में बात की गई है। ठीक है, देखो कब ऐसा किया जाएगा कि मान लो ऐसी सिचुएशन हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई किसी पर्टिकुलर एरिया में, और वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनसे कम्युनिकेट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, या किसी भी ड्यू टू एनी रीजन उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तब उसमें जो आर्म्ड फोर्स ऑफिसर है वो कमांड कर सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है डिस्पर्स कराने के लिए। ठीक है, और वो अगर चाहे तो अरेस्ट और कन्फाइन भी कर सकता है किसी ऐसे पर्सन को जो बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो। ठीक है, अब बी पार्ट जो था
चैप्टर 10 का, उसमें पब्लिक न्यूसेंस की बात की गई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज़ 133, ये कंडीशनल ऑर्डर की बात करता है। 133 कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। कंडीशनल ऑर्डर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंडीशनल ऑर्डर कहाँ पे दिया गया है, तो 133 में। इसमें कौन ऑथराइज है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इनको ऑथराइज कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। 139 में सिर्फ मार्जिनल नोट इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट पावर टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें लोकल इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है और एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट की बात की गई है, और मजिस्ट्रेट को ये पावर है। तो 139 बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसमें बस यही ध्यान रखना कि सेक्शन में लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट दोनों की बात की गई है, तो दैट इज़ 139 हो गया। चलो नेक्स्ट इज 143, मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस को प्रोहिबिट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन ऑथराइज है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दे आर एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ यहीं पे है, 133 में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है और 143 में स्टेट गवर्नमेंट भी ऑथराइज कर सकती है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकते हैं जब रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस को प्रोहिबिट करना है तब। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज़ 144, जो अक्सर न्यूज़ में रहता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में दंगे हुए, कुछ हो गया तो 144 लग गया, धारा 144। ठीक है, तो ये क्या है, देखो पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस। जब कोई अर्जेंट केस अचानक से अराइज हो जाए तब इसमें पावर किसको है इशू करने का, यानी ऑर्डर देने का ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। तो यहाँ पे जो एम्पावर्ड है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये तीनों एम्पावर्ड हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है। चैप्टर 10 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो यही है। और इसमें पर्पस क्या होता है इनका, इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी। भाई क्योंकि दंगा इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि तुरंत वहाँ पे प्रिवेंट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यही इनका पर्पस होता है। ये रिटर्न ऑर्डर में लिखित में ऑर्डर करेंगे टू सर्टेन पर्सनस टू एब्सटेन फ्रॉम क्रिएटिंग पब्लिक न्यूसेस। कुछ लोग होते हैं ना, पर्टिकुलर एरिया होती है उसमें होते हैं ABCD, जो पहले से ही घोषित होते हैं कि ये बहुत बदमाश किस्म के लोग हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनको लिखित में दे सकते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस नहीं करोगे और पब्लिक पीस है उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, ना राइट करोगे ना एफरे। ठीक है ना, ओके। अब 144(2) क्या बोलता है, एक्स पार्टी ऑर्डर बाय कोर्ट। यहाँ कोर्ट का रोल क्या है, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है। कैसी सिचुएशन में कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास करेगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी। सीधी सी बात है, अगर कोई बहुत इमरजेंट सिचुएशन है तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास करेगा। सर्विंग ऑफ नोटिस इन ड्यू टाइम नॉट पॉसिबल, मतलब ये जो लोग थे इनको नोटिस देना इन ड्यू टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल, तो उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है। और ये जो ऑर्डर है किसको किसको डायरेक्ट करेगा, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डायरेक्ट कर सकता है, पर्सन्स रिजाइडिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया, और जनरल पब्लिक। इन तीनों जगहों पर जो ऑर्डर है उसको डायरेक्ट किया जाएगा। 144 का 4 देखो क्या कहता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑर्डर टू रिमेन इन फोर्स। जो 144 का, ये समझ लो 144 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर 144 धारा 144 कहीं लगी है तो उसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो सिर्फ 2 महीने का होता है, तब तक ही उसको लगा सकते हो। उसके बीच में सिचुएशन को कंट्रोल करिए, अदरवाइज फिर आपको हटानी पड़ेगी। बट यहाँ पे प्रोवाइजो दिया गया है, इस 2 महीने को उन्होंने 6 महीने तक एक्सटेंड किया है। देखो कंडीशंस क्या हैं, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो प्रिवेंशन ऑफ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, प्रिवेंशन ऑफ राइट और एफरे। अगर मान लो 2 महीने में भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं की जा सकी और खतरा है इन सब चीज़ों का कि ह्यूमन लाइफ को डेंजर होगा, हेल्थ सेफ्टी को, या राइट हो सकता है, एफरे भी हो सकता है, तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए इस 2 मंथ्स के टाइम को 6 मंथ्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है और स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट ये मैक्सिमम पीरियड होगा। ठीक है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट रिसाइंड या ऑल्टर कर सकती, जो ये ऑर्डर किया है ना, देखो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है ना, और इसको वो ऑल्टर भी कर सकती है या रिसाइन मतलब ख़त्म भी कर सकती है खुद के मोशन पे, या एप्लीकेशन ऑफ द कोई एग्रीव्ड पर्सन है तो उसको संज्ञान में लेते हुए। और रिसाइंड और ऑल्टर करने का जो पावर है वो 144(6) में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 144(4) के प्रोवाइजो में बताया गया है कि पीरियड 2 मंथ से 6 मंथ तक एक्सटेंड करेगा, और इसी चीज़ को रिजाइंड या फिर ऑल्टर करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को क्लॉज 6 में है। अब 144 का 5 क्या बोलता है, रिजाइंड ऑल्टर ऑफ द ऑर्डर, इसकी भी बात कर रहा है।
ये तीनों लोग ये चीज़ कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट, उसका सबॉर्डिनेट या उसका प्रेडिसेसर इन ऑफिस, अपने खुद के मोशन पे, या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पर्सन। तो देखो इसमें कुछ नहीं है। 5 में जो हमारी जुडिशल अथॉरिटी है उनको पावर दी गई है इस 144 के ऑर्डर को रिसाइंड या फिर ऑल्टर करने का, और 6 में स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो ऑल्टर या रिज़ाइन कर सकते हैं। अब 144 का 7 क्या बोलता है, एप्लीकेशन अंडर 144(5) यहाँ यानी जहाँ पे मजिस्ट्रेट, जितने मजिस्ट्रेट्स थे उनको पावर थी, और 144 की 6 में बनाई गई जो एप्लीकेशन बनाई गई है वो रिसीव की गई, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, अफोर्ड टू द एप्लीकेंट अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरेंस इन पर्सन और प्लीडर, जो भी पर्सन के अगेंस्ट ये न्यूज़ रहेगी या किसी भी पर्सन को अगर कोर्ट में अपीयर होना है या स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि अपीयर हो भाई, तो उनको ये बोलेंगे कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो आप यहाँ हमारे सामने आके अपीयर होइए इन पर्सन या फिर बाय प्लीडर, ठीक है, खुद आइए या फिर अपने प्लीडर के साथ आइए। और मान लो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर उसके जो भी रीजंस है रिजेक्ट करने के उसको वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो काम यहाँ पे सारा कोर्ट ही कर रही है, लेकिन इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, का अपना रोल है जब एप्लीकेशन रिसीव की जाएगी, ठीक है। ओके, एक ये ध्यान रखना 144A, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कब इंसर्शन हुआ है इसका, 2005 में, क्योंकि 144 बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 144A किस चीज़ की बात कर रहा है, पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स, आर्म्स की बात करता है कि अगर साथ में कोई हथियार लेके जा रहा है तो उस पर प्रोहिबिशन है इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स, ठीक है। तो ये 2005 में इसको इंसर्ट किया गया था। डिटेलिंग ऑफ सेक्शन वो आप बेयर एक्ट से देख लीजिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, अदरवाइज सीआरबीसी बहुत ही लेंदी है और फालतू फालतू तो नहीं बोल सकते, बट जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको इतना डिटेल में पढ़ने का कोई फ़ायदा निकलेगा नहीं, ठीक है ना। हमारा पर्पज़ यहाँ पे है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व कर सको विद एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। चलो 145 देखते हैं। 145 में प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज़ लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, जहाँ पे लैंड और वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट है, ऐसा देखो अक्सर हुआ करता है ना, लैंड से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में क्या प्रोसीजर होगा जब ये डिस्प्यूट इस लेवल तक पहुंच जाए कि दे कैन कॉज ब्रीच ऑफ पीस। इसमें कौन एम्पावर्ड है ऑर्डर पास करने के लिए, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। लैंड और वाटर क्या इंक्लूड करते हैं, बिल्डिंग, मार्केट, फिशरी, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें। और जो इस चीज़ की कॉपी है, जो ऑर्डर दिया जाएगा थ्रू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसकी जो कॉपी है, वन कॉपी जो है, इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिकुअस प्लेस एट और नियर द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी जो भी सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है, यहाँ पे मान लो प्रॉब्लम चल रही है तो किसी ऐसी जगह पे उसको चिपकाया जाएगा जहाँ से जनरल पब्लिक उसको ईजिली देख सकती है, ठीक है। 4 क्या बोलता है, 4 में प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, पूरा सेक्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। एनी पार्टी फोर्सिबली और रॉन्गफुली डिस्पजेस्ड विद इन 2 मंथ्स, कोई भी पार्टी है जिसको हाँ विद इन 2 मंथ्स का भी टाइम पीरियड देखते हैं, कोई भी पार्टी है जहाँ मिस्टर ए हैं, इनको अगर रॉन्गफुली डिस्पजेस कर दिया गया है जो इनका पोजीशन था, तो 2 महीने के अंदर ये कोर्ट में जाएंगे बिफोर द डेट ऑन विच रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर वॉज रिसीव बाय द मजिस्ट्रेट, और आफ्टर दैट डेट और बिफोर द डेट ऑफ हिज ऑर्डर अंडर 145(1), मजिस्ट्रेट ट्रीट करेगा सच पर्सन एज ही हैड बीन इन पोजीशन ऑन द डेट ऑफ हिज ऑर्डर। मतलब अगर मान लो सच में मिस्टर ए का पोजीशन है और उनको रॉन्गफुली डिस्पोजेस कर दिया जाता है, तो जब वो डिस्पोजेस होते हैं उससे 2 महीने के अंदर वो कोर्ट चले जाएंगे, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है कि उनका एक्चुअल पोजीशन था तो कोर्ट उन्हें वैसे ही ट्रीट करेगा, ठीक है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, बस एक बार ही पढ़ लेना। इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा टाइम पीरियड है, और ये इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट क्या कंसिडर करेगा, तो वो एज्यूम ऐसा ही करेगा कि वो पोजीशन एक्चुअली उनकी ही थी। चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो जो भी है वो हम सॉल्व करेंगे। अमंग्स द फॉलोइंग हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू यूज़ द सिविल फोर्स फॉर डिस्पर्जल ऑफ असेंबली, देखो यही पूछ लेना कि कौन कॉम्पिटेंट नहीं है अंडर सेक्शन 129, तो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि 129 में देखो कौन कौन एम्पावर्ड है ना। तो इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये हैं। कौन इंक्लूड नहीं है, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। सो या एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट
An executive magistrate officer in charge of police station, any police officer not below the rank of sub inspector in absence of officer in charge of police station. ये तो है, ये तो है, ये तो है. एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो था, नो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात ही नहीं की गई है. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, और उनके एब्सेंस में अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एब्सेंट है तो एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर. ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ए आंसर है. अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC आर्म्ड फोर्सेस कैन बी यूज्ड. आर्म्ड फोर्सेस किस सेक्शन में यूज़ की जा सकती है? तो 129 के जस्ट बाद ही था, सो दैट वाज 130. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC कंडीशनल ऑर्डर, देखो कंडीशनल ऑर्डर आ गया ना, डायरेक्ट सेक्शन है, तो इट वाज 133. ऐसे याद कर लेना. 144 वाला पता ही है कि इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो DM SDM में ऑर्डर करते हैं, एक धारा 144, तो जो धारा 133 थी, थोड़ा कॉन्सोनेंस में आ जाएगा ना 133 144, तो ये कंडीशनल ऑर्डर की बात करती है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अ कंडीशनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर 133 मे बी पास्ड बाय, देख लो ना क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, कौन पास करेगा, कौन ऑथोराइज है, तो यहाँ पे कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, SDM कर सकता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है, तीनों कर सकते हैं, तो एनी ऑफ द अबव मजिस्ट्रेट्स हो गया. हु इज़ ऑथोराइज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस की रिमूवल के लिए कौन ऑथोराइज्ड है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेशंस जज. तो JM FC और SC की तो कोई बात ही नहीं थी, सेशंस जज का तो अभी तक नाम ही नहीं आया है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, राइट. फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 133 ऑफ CRPC वेयर शुड बी द इनकन्वीनियंस और इन्वेजन ऑन. 133 में किस चीज़ का हैरेसमेंट हो रहा था, यानी कौन सी चीज़ थी जो डिस्टर्ब हो रही थी? सो इट वाज पब्लिक प्लेस, है ना. पब्लिक प्लेस पे जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी, पब्लिक राइट और प्राइवेट प्लेस, प्राइवेट पर्सन से मतलब नहीं, पब्लिक प्लेस. ओके, मार्क द करेक्ट आंसर. द कंडीशनल ऑर्डर पास्ड बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133, बहुत ज़्यादा 133 पे देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑफ CRPC कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन सिविल कोर्ट. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये चीज़ आप समझ लेना, 133 में अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है तो उसको हम सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. ओके, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SDM में प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात किस सेक्शन में करते हैं? तो इट वाज आल्सो अंडर सेक्शन 133. देखो 133 कितना इंपॉर्टेंट है. इफ अ पर्सन अगेंस्ट whom an order under section 133 of CRPC is made appears to show cause against the order, the magistrate shall take evidence in the matter as in summons case, as warrant case, as extraordinary case, take no evidence. तो ये भी ध्यान रखना है, 133 में समन्स केस की तरह वो मजिस्ट्रेट उसे ट्रीट करेगा. ठीक है, ओके. अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ CRPC अ मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन. तो ये जब सबसे लास्ट सेक्शन है 130 लोकल इन्वेस्टिगेशन. यस, इट वाज नॉट द लास्ट सेक्शन, 139 था, वो लोकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता था. ठीक है, लास्ट सेक्शन अभी हम देखते हैं कि क्या रहेगा इसमें. नेक्स्ट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट appropriate section a magistrate may issue an order of injunction. तो इंजंक्शन जैसे ही आएगा आपको याद रखना है, इंजंक्शन की बात सेक्शन 142 में की गई थी. ठीक है, चलो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अंडर सेक्शन 142 ऑफ CRPC अ मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इशू इंजंक्शंस. हो गया बस, इंजंक्शंस पेंडिंग इंक्वायरी. अ मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू डील विद अर्जेंट केसेस ऑफ एप्रीहेंडेड. जहाँ भी अर्जेंट केस आ गया तो समझ लेना 144 की बात हो रही है. ठीक है, ये देखो 144 आ गया. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सेक्शन 144 ऑफ CRPC इज अ वाइडर एंड मोर जनरल सेक्शन दैन सेक्शन 145 ऑफ CRPC. सेक्शन 144 CRPC इज डिस्क्रिशनरी वेयर एज सेक्शन 145 ऑफ CRPC इज मैंडेटरी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2 ओनली. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्ट इवन एक्स पार्टे अंडर सेक्शन 144, बिल्कुल एक्स पार्टे कर सकता है, इफ़ इमीडिएट प्रिवेंशन ऑफ स्पीडी रेमेडी इज़ डिज़ायरेबल. ठीक है, तो कौन से ऐसे ग्राउंड्स हो गए? ग्राउंड्स मैंने बताया था ना, टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस, इंजरी टू एनी लॉफुल एम्प्लॉयड पर्सन, टू अवॉइड डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी, टू अवॉइड डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस, ट्रैंक्विलिटी, राइट और एफ्रेड. ये सारे कोई भी रीजन्स इसमें से हो सकते हैं, ये चाहे सारे हो या कोई एक भी रीजन्स होगा तो भी वो 144 में एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है. एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 CRPC शैल रिमेन इन फोर्स. तो पहला क्या था? 2 months, फॉर 2 months, बट कैन बी एक्सटेंडेड. तो 2 और 6 यही थे, तो 6 months होगा यहाँ पे.
हु मे ऑर्डर टू प्रिवेंट एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस, कौन इसमें कौन ऑथराइज है? तो डीएम भी थे, एसडीएम भी थे, और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई भी कर सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैव पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग ऑफ आर्म्स? ठीक है, ये 145 था। इन पोजीशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग, तो किसको ये कौन है जो ऑथराइज है? तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। जब भी आर्म्स की बात आएगी ना, जो 144A था जो 2005 से ऐड किया गया था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एनी पब्लिक नोटिस issued or an order made which prohibits carrying arms in possession or mass drill or mass training with arms shall remain in force for not more than, इसमें देखो 144 में क्या था, 2 और 6, 2 months 6 months, और 144A में जो है वो 3 months है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 144 से एक सेक्शन आगे बढ़ के है ना, तो 1 महीना बढ़ा दो, 3 months कर दो, हो गया। A group of militants of certain communal organization conducts training of members with arms in public place threatening public peace and safety with regards to this which among the following statement is correct? तो यहाँ पे देखो आप पढ़ लेना, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इफ नेसेसरी समझता है तो प्रोहिबिट करेगा सच एक्टिविटी। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका था कि कौन सा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 145? 145 सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है? जो सेक्शन है, सेक्शन 145 क्या था? प्रोसीजर व्हेन डिस्प्यूट, ये लैंड और वाटर वाला था ना, जिनसे रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, जाहिर सी बात है इनका था टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस। नेक्स्ट क्या है? एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय, यहाँ पे 145 में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उन्हीं को ये अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 145। Under Section 145 of CRPC, in connection with dispute of immovable property, the executive magistrate prior to passing his orders as regards to possession over such property which one of the following periods, तो 145 में क्या टाइम पीरियड दिया हुआ था? सेम एज 144, वैसा ही टाइम 145 में था, दैट वाज ऑफ 2 months। ठीक है, proceedings under Section 145 of the Code of Criminal Procedure are initiated by AM on the report of which of the following? तो जब पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट देता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तब 145 की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं। ओके, 25 क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन पुट अ पार्टी इन पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अपॉन द police report that a dispute in respect of such property is likely to disturb peace if that party is डिस्पोजिस्ट अनलॉफुली। ये मार्जिनल नोट में दिया हुआ है कि अगर पार्टी को अनलॉफुली डिस्पोजिस कर दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो उस पार्टी को एक्चुअल पोजीशन में दोबारा से पुट कर सकते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। अ रिविजन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाई एसडीएम अंडर सेक्शन 145(6) ऑफ सीआरपीसी इन द कोर्ट। 145(6) के अंदर में अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसका रिवीजन किसकी कोर्ट में जाएगा? सेशंस जज। ठीक है, देखो यही होता है बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर कुछ एरियाज हैं विच आर अनटच्ड, तो वो भी हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैप्टर 10 में जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लगेंगे, बट डू रीड ऑल द सेक्शंस वेरी केयरफुली। ठीक है, कुछ मेहनत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि याद तो आपको अपनी पढ़ाई से ही रहेगा। कितनी भी बार आपको कोई भी टीचर पढ़ाए, मैक्सिमम रिवीजन जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक चीज़ें कहाँ याद रहती हैं, भूल जाती हैं, है ना। तो चलो फिर आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू लैंड और वाटर अंडर सेक्शन 145 CRPC? डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द राइट टू कलेक्ट रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा, रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, डिस्प्यूट राइट टू फिशरी, और ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें पहले ही दे रखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंड क्या क्या इंक्लूड करेगी। अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 146 के 1 की बात कर रहे हैं। द मजिस्ट्रेट में अटैच द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट इफ ही इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू विच ऑफ देम वॉज इन पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, चलो नाउ 29 में हमें मैच करना है
मैच नहीं करना, यहाँ पे ये बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये बताना है। तो अगेन वही, अगर सेक्शन की मार्जिनल हेडिंग याद है कौन सी सेक्शन में क्या है तो फिर बिल्कुल हो जाएगा। कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस 133, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड 137, डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट और यूज ऑफ लैंड 145, और पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस ये 145 दिया है, जबकि ये क्या होगा 144, धारा 144। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है चैप्टर नंबर 11, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 149 से 153 है, इसमें आपको वही अगेन वही सेम पढ़ने का तरीका है। आपको क्या याद रखना है, 149 में क्या है, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। 150 किस चीज़ की बात करता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस, डिज़ाइन की बात 159 कर रहा है, इट्स 150 नॉट 159। 151 अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये देखो 151 में अरेस्ट कर रहे हैं, बस इतना याद रखो, 151 में अरेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। 152 में प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, इंजरी को प्रिवेंट कर रहे हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी की बात है 152 में। एंड 153 इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें एक सेक्शन है जिसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, सेक्शन 151 जो अरेस्ट की बात करता है, इसमें सेम वही चीज़ बात कही गई है जो सेक्शन 57 में कही गई थी, यानी किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट करोगे तो मैक्सिमम पीरियड जो उसको डिटेन करने का दैट इज़ 24 आवर्स, बस फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ CRPC प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, तो ये देखो इन्होंने डायरेक्ट चैप्टर का नाम ही पूछ लिया, तो चैप्टर नंबर इज 11 है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन टू प्रिवेंट द कमीशन, अरेस्ट आ गया ना डायरेक्ट, तो 151 अभी हमने देखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 149, डायरेक्ट सेक्शन से रिलेटेड ही पूछ रहा है और कुछ भी नहीं है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट सेक्शन 45, ठीक, तो ये यहाँ पे होगा इसका राइट आंसर। 151 में पावर टू अरेस्ट दिया ही हुआ है, और 131 में पावर टू सर्टेन आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पेंस असेंबली, दैट इज 131, ये चैप्टर 10 का भी आपसे पूछ लिया इन्होंने यहाँ पे। एंड अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, ये था सेक्शन 44 नॉट 45, इस वजह से ये गलत है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। सो दिस वॉज ऑल। अब मिलते हैं कल हम नए चैप्टर के साथ, जो कि अब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो साथ में बने रहिए और सिलेबस आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर।